8 जुलाई 2016 को इंडियन फोर्सेस ने बुरहान वानी को मार दिया और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया। और यही वो टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया था कि ये सबसे बेस्ट टाइम है कश्मीर के अंदर और हमले करने की। अब मसूद अजहर जो था वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर के पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे, उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी और अब्दुल राशिद गाजी। तो जब बुरहान वानी की डेथ हुई तो मसूद अजहर ने इनमें से तलहा मसूद को ईयर 2017 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान से कश्मीर भेजा और कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया। तलहा को काम दिया गया था कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैशे मोहम्मद ज्वाइन करवाओ और OGW का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करो। इंडियन फोर्सेस इसका एनकाउंटर कर देती हैं। अब ये जो चीज हुई थी ये मसूद का भतीजा था और मसूद को इसको लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। ये इंसिडेंट जब हुआ था तो इस इंसिडेंट के बीच में ही मसूद अजहर ने पाकिस्तान के अंदर रैली वगैरह भी निकाली थी जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेके दिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और तलहा का बदला लेने के लिए मसूद जो था वो अपने जो बाकी उसके 4 ट्रस्टी लोग थे उसमें से उस्मान और उमर जो था इनको बुला के कहता है कि अब तलहा के बाद तुम दोनों को कश्मीर में जाके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और बदला लेना है। ये उस्मान और उमर जो थे, ये जो कांदार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था इब्राहिम अतर, उसी के बेटे थे ये, और ये दोनों भी मसूद के भतीजे थे। तो इस समय इन्होंने ये डिसाइड किया था कि पहले उस्मान जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके और उसके बाद फिर उमर जाएगा। और बॉर्डर जब भी ये लोग क्रॉस करते थे तो अमावस की रात को ही करते थे। तो 11 जनवरी 2018 को सबसे पहले उस्मान हीरानगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है और कश्मीर में जाके साउथ कश्मीर वाला जो एरिया था वहां का कमांडर बन जाता है। ये जो उस्मान पहुंचा था इसकी एक खासियत थी, ये बहुत ही अच्छा स्नाइपर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के बेसिस पे अपना टारगेट लोकेट कर लेता था। और उस्मान के कश्मीर पहुंचते ही इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया था कि जो जो ऑफिसर उस टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे थे उन्हीं के ऊपर गोली चली। तो उस्मान के आने के 3 महीने बाद 13 अप्रैल 2018 को उमर जो था इसको भी मसूद अजहर भेज देता है। उमर ये जो नाम है इसको आप याद रखिएगा, यही इस पूरे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड है। उस टाइम पे डार्क कलर पहन के ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे। तो उमर क्या करता है, एक ग्रे कैल्विन क्लाइन की टी-शर्ट पहन के पाकिस्तान के सुखमल की तरफ से एक टनल का यूज करके कश्मीर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उमर और उस्मान जो थे ये दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं। तो उमर जब सेफ हाउस चेंज कर रहा था तो एक बार ये पीर तारिक अहमद नाम का एक आदमी था, उसके घर को जब सेफ हाउस बना के रुका था तो रूल के हिसाब से ये है कि सेफ हाउस हर थोड़े टाइम के बाद चेंज करना होता है। लेकिन हुआ ये कि उमर को पीर तारिक की जो बेटी थी इंशा, उससे प्यार हो जाता है तो यहाँ पे ज्यादा रुकने लगता है। उमर ने इंशा को Redmi Note 5 Pro मोबाइल भी दिया था। थोड़े ही टाइम बाद इंशा जो थी उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लिया था इन लोगों ने। अब दूसरी तरफ आदिल जो था उसने भी जैशे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। और एक बड़े हमले के लिए जैशे मोहम्मद क्या करता है कि आदिल और उसके साथ 70 और यंग कश्मीरी थे उनको POK में ट्रेनिंग कराने के लिए बुला लेता है। और इन सबकी ट्रेनिंग बालाकोट और बहावलपुर में रखी जाती है। और ये जब पूरी ट्रेनिंग चल रही थी तो जो अब्दुल राशिद गाजी था जो इनका ट्रेनर था उसको आदिल सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बाकियों से ज्यादा नफरत थी इंडियन फोर्सेस के लिए, दूसरा ये अपनी जान तक देने को रेडी था। और जहां पे जैशे मोहम्मद की लीडरशिप अटैक करने की सोच रही थी आदिल वहीं का लोकल था तो इसको चप्पा चप्पा पता था। तो जब आदिल की भी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आदिल भी जम्मू संबा सेक्टर वाला जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करके वापस कश्मीर के अंदर आ जाता है। अब यहां से उस्मान, उमर, आदिल सारे लोग कश्मीर पहुंच चुके थे और अब इसके बाद हमला होने वाला था। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे NIA ने अपनी चार्जशीट में भी चीज मेंशन की है कि ये लोग अपने साथ बैग के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलिट्री ग्रेड का एक जो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है उसको लेके आए थे 20 से 25 किलो के करीब। जैसे उमर भी जब आया था तो अपने साथ 25 किलो आर्टिस्ट लेके आया था। और ये सारा आर्टिस्ट कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशन पे था, जो OGW थे वो संभालते थे इसको। देखिए अब इसके बाद डेट आती है 30 अक्टूबर 2018 और इस दिन उस्मान जो स्नाइपर था जो मोबाइल की लाइट देख के अटैक करता था इसको इंडियन फोर्सेस मार देती है। अब जब इसको इंडियन फोर्सेस ने मार दिया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से पुलवामा अटैक की जो प्लानिंग थी वो और ट्रिगर होती है। मसूद अजहर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर, पहला तलहा और दूसरा उस्मान, ये दोनों मार दिए गए थे। और जैसे ही मसूद अजहर को ये चीज पता चलती है तो मसूद बहुत ही गुस्से में था उस दिन और वो 3 मिनट 49 सेकंड का रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजता है उमर को। इस वॉइस नोट में बेसिकली यही कहता है कि अब वेट नहीं करना है, बदला लेना होगा जल्द से जल्द। और फिर इसके बाद मसूद अजहर जो था
वो उमर से बात करने के बाद अपने क्लोज ट्रस्टेड बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल, जो लंबू भाई भी जिसको कहते थे, इसको भी कश्मीर में भेज देता है। ये भी 11 से 12 किलो RDX लेता है अपनी पीठ पे और कश्मीर में पहुंच जाता है। और मसूद अजहर एक VBIED फिदाइन का अप्रूवल ले लेता है। जैसे इस प्लान का अप्रूवल मिलता है तो ये जितने भी लोग कश्मीर में पहुंचे थे तो ये लोग VBIED बेस्ड फिदाइन की प्लानिंग में लग जाते हैं। और आदिल डार जो था, इसी को सेलेक्ट किया जाता है इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लान के हिसाब से ये था कि आदिल जो है ये कार का यूज करके आर्मी का जो कॉन्वॉय जाएगा उसके ऊपर VBIED अटैक करेगा। अब ये लोग बस CRPF के कॉन्वॉय की एग्जैक्ट डेट का वेट कर रहे थे कि जिस दिन पता चलेगा उसी दिन करेंगे। तो डेट फिक्स कर दी जाती है कि 14 फरवरी 2019 को CRPF का जो कॉन्वॉय है वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकल जाएगा। ये जो कॉन्वॉय था इसमें 78 बसेस में 2547 CRPF के सोल्जर्स थे, जिनको NH-44 के हाईवे के थ्रू 271 किलोमीटर की जर्नी पूरी करनी थी। 14 फरवरी 2019 को 3:30 मॉर्निंग में CRPF की बसेस, 15 ट्रक, ITBP की 2 बस, एक स्पेयर बस, रिकवरी वैन, एम्बुलेंस और सबसे पीछे कॉन्वॉय के हेड असिस्टेंट कमांडेंट अपनी व्हाइट जिप्सी में रेडी होने लगते हैं जाने के लिए। शाकिर बसीर जो अपनी फर्नीचर की दुकान से रैकी वगैरह कर रहा था, NH-44 पे इसकी नजर पड़ती है तो ये देखता है कि आरोपी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये समझ जाता है आरोपी को देख के कि आज कॉन्वॉय आने वाला है। ये तुरंत वहीं से उमर को फोन करके बता देता है कि रेडी हो जाओ और तुरंत उमर और इनके सारे लोग रेडी हो जाते हैं। अब 2:42 पे कॉन्वॉय काजीगुंड ट्रांजिट कैंप से निकल चुका था। कोई गाना सुन रहा था, एक सोल्जर वीडियो कॉल पे थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। और सेम टाइम पे आरोपी की टीम पूरे कॉन्वॉय को अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे सपोर्ट कर रही थी और हाईवे के दोनों साइड अलर्ट खड़ी थी और कॉन्वॉय अपना आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी तरफ इधर से उमर जो था वो आदिल को शाकिर के साथ वाली जो कार थी उसमें बैठा के भेज देता है और फिर इसके बाद हाजीबिल ब्रिज से आदिल अकेले ड्राइव करके निकल जाता है हमला करने के लिए। एक बार मैं आपको पूरा मैप समझा देता हूँ। ये वो पूरा एरिया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे ये है पूरा NH-44 हाईवे। ये इस तरफ से जम्मू ट्रांजिट से श्रीनगर की तरफ, इस तरफ CRPF का जो कॉन्वॉय था वो चल रहा था। इसके बगल में ये एक रोड है जो NH-44 में यहाँ से कनेक्टेड थी। ये लाडू मोड़ कहते हैं इस पॉइंट को, यहीं पे ASI थे। और दूसरी रोड इधर हाजीबिल ब्रिज की तरफ से आ रही थी। अब आदिल ये इधर ब्रिज से बढ़ता है, दूसरी तरफ CRPF का कॉन्वॉय NH-44 से आगे बढ़ रहा था। अब ये यहाँ से आदिल इस रोड पे आगे बढ़ता है, लेकिन आगे इसको पुलिस की जो बैरिकेटिंग वगैरह होती है वो दिखती है तो ये यू टर्न लेता है और इधर लाडू मोड़ से एंट्री जो है वो NH-44 की तरफ ले लेता है। तब तक 1-2 बस जो थी CRPF की वो निकल चुकी थी। ASI मोहनलाल तुरंत सीटी बजा के इसको रोकते हैं, लेकिन आदिल कार रोकता नहीं है बल्कि और तेज स्पीड कर देता है। कार 3 बस को छोड़ के बस नंबर 5 जो थी उस पे जाके टक्कर मारता है, फिर लेफ्ट राइट करने लगता है और 3:15 पे ये टक्कर मार के कर देता है। ये हमला इतना बड़ा था कि बस नंबर 5 पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे पीछे की बस भी डैमेज होती हैं। जब धमाका हुआ तो 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 500 से 600 मीटर दूर तक बस के टुकड़े और सोल्जर्स के जो बॉडी पार्ट थे वो जाके गिरे। ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, बस की फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ होगा। 39 CRPF के जवान और एक ASI मोहनलाल जो पीछा कर रहे थे। टोटल 40 सोल्जर्स शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा हमला था।